हेलो दोस्तों, क्लास 7 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो ये जो बुक है उन सारे चेंजेस को लिस्ट करेगी जो कि 700 से 1715 के बीच में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ है। तो ये जो पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसमें काफी सारे सेक्शंस हैं, तो हम उन सेक्शंस को डिवाइड करके हर सेक्शन को एक स्लाइड देके हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और यहाँ पे एक चैप्टर की समरी गिवन है कि हम इस चैप्टर में 700 से 1750 के पीरियड के बीच की बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। तो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करते टाइम ना इंट्रोडक्शन के समय बुक में दो मैप्स गिवन है। पहला जो मैप है वो अल अदरीसी द्वारा बनाया गया था 1154 में यानी 1154 में, और ये नक्शा जो था ये नॉर्थ टू साउथ था। मतलब अल अदरीसी जी ने जो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो नॉर्थ से साउथ की ओर देख रहे थे, इसलिए उस मैप में श्रीलंका जो है वो नॉर्थ में ऊपर दिख रहा है और हमारा भारत जो है वो नीचे दिख रहा है। उस मैप का एक और फीचर था कि जो भी नोटेशंस किए गए थे, जो कुछ भी लिखा हुआ था वो अरेबिक में लिखा हुआ था और इसमें डिटेल्स काफ़ी सारी नहीं गिवन थी। उसी के 600 लगभग 600 साल बाद 1720 में एक और मैप के बारे में बताया गया है जो कि एक फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया था। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो लोग मैप्स बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। उसमें क्या था, उसमें जो हम आज देखते हैं जैसे इंडिया बना हुआ है, नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, तो उसमें करेक्ट डायरेक्शन गिवन है। और वो मैप जो है वो इंग्लिश में है सारे नोटेशंस, और उसमें डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों मैप्स में इतना डिफरेंस क्यों था? पहला रीज़न ये है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो इतनी उपलब्ध नहीं थी 1154 में। लेकिन जैसे जैसे लोग ट्रैवल करते गए, बिजनेस बढ़ता गया, कम्युनिटीज़ बढ़ती गई, तब हमें नॉलेज ज़्यादा पता लगने लगी। तो इसकी वजह से एक तो ये डिफरेंस आता है, और दूसरा रीज़न ये है कि जो मैप्स बनाने का साइंस होता है, जैसे कार्टोग्राफी कहते हैं, जो लोग नक्शे बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कार्टोग्राफी फॉलो करके। तो उस प्रोसेस में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उसकी वजह से जो नया मैप हमें दिखाया गया है, मैप नंबर 2, उसमें कोस्टल एरियाज अगर आप खास तौर पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। अब इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी कोई हिस्टोरियंस जो होते हैं, जब भी पास्ट की पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में रीड करते हैं, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, मैप्स देखेंगे पुराने, या फिर कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे यानी कुछ भी लिखित, तो उसमें वो क्या करते हैं ना, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय के जो हालात थे, पास्ट में जैसे भी हालात थे, उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो रिस्क क्या रहता है, गलत समझा जा सकता है उसे, उसका कंटेक्स्ट गलत हो सकता है। कोई चीज़ अगर 500-600 साल पहले लिखी गई थी, वो किस रीजन से किन हालातों में लिखी गई थी उसे समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम एक और चीज़ का बहुत जगह यूज़ लेंगे, जैसे सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कॉन्टिनेंट के भीतर का कोई हिस्सा। जैसे इंडिया एशिया का एक पार्ट है, वैसे ही सब कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। दूसरा जो सेगमेंट है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे हिस्टोरियंस का कहना चाहते हैं कि जैसे सिचुएशंस बदलती रहती है ना, वैसे ही भाषाएं और उनमें जो शब्द होते हैं उनके भी मीनिंग बदलते रहते हैं। एक एग्जाम्पल जो बुक ने लिया है वो है मॉडर्न पर्शियन वर्सेस मिडिवल पर्शियन। पर्शियन एक लैंग्वेज है जो कि पर्शिया में बोली जाती है, जो कि आज के समय में ईरान जो देश है और उसके आसपास का जो एरिया है उसे पहले पर्शिया कहते थे। जो हिंदुस्तान जो वर्ड है वो पर्शियन लैंग्वेज से आया हुआ है। ठीक है, तो मिनाज ई सिराज जो थे वो क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर क्या होता है? एक इंसान जो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे लिखता है। जैसे 2011 का 2011 में लिखा, फिर 2012 का 2012 में लिखा। ऐसे वो एक तरह के राइटर ही थे जो कि इवेंट्स के बारे में लिखते थे। उनके मुताबिक जो कि उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान क्या था, उनके मुताबिक हिंदुस्तान जो कि प्रेजेंट डे इंडिया का नॉर्दर्न जो पार्ट है, जिसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, और जो गंगा और यमुना नदी जो है उसके आसपास का जो एरिया है उसे हिंदुस्तान कहा था उन्होंने। और जो अमीर खुसरो और जो बाबर थे, उनकी नज़र में जब देखें तो हिंदुस्तान उनके मुताबिक क्या था? हिंदुस्तान था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के घाट, यहाँ के जीव जंतु जो रहते हैं, हमारा कल्चर कैसा है, उसे वे हिंदुस्तान कहते थे। ना कि जो एरिया है कहाँ कहाँ पर, उसे वैसे नहीं कहते थे वो। हमारे जो लोग हैं, जो हमारा रहन सहन है, हमारा जो कल्चर है, जैसे हमारा आसपास का वातावरण है, उसे वो हिंदुस्तान कहते थे।
तो पहले कुछ और हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया उसका मतलब। वैसे ही जैसे जो फॉरेनर शब्द है, जिसे पहले पर्शिया में अजनबी भी कहते हैं, तो फॉरेनर जो शब्द है उसका पहले मतलब होता था कि जो भी हमारे गांव का नहीं है, जो हमारे शहर का नहीं है, जो कहीं मान लीजिए बाहर से आता था, तो हम उसे अजनबी या फॉरेनर या परदेसी कहते थे। लेकिन आज के समय में कोई भी अगर इंडियन नहीं है, मान लीजिए चाइना से आता है या फिर यूएसए से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, हम उसे फॉरेनर कहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में लोग हम भारतीय ही कहलाते हैं। लेकिन पिछले जमाने में अगर एक गांव से दूसरे गांव भी कोई जाता था तो उसे परदेसी या अजनबी कहते थे, उसे फॉरेनर कहते थे। उस समय इसका मतलब ये था। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द जो है उनका मतलब बदलता गया। अगला जो पार्ट है चैप्टर का वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। इसमें एक बात पहले भी गई, हाँ, इसमें कहा गया है कि जैसे इसमें कहा, अगला जो पार्ट है वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ये जो पहला पार्ट है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि बुक ने कहा है कि इस किताब में हम पीरियड जो है 700 से लेकर 1715 तक का पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले की जो भी हिस्ट्री थी वो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, जो थी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन जो राजा थे उनके बारे में, तो वो हमने क्लास 6 में पढ़ ली। इस क्लास में हम 700 से 1715 तक के पीरियड की बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जो हिस्टोरियंस थे वो कई तरह के सोर्सेज यूज करते थे। सोर्सेज मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें अपने पास्ट के बारे में, उस किसी जगह के पास्ट के बारे में, लोगों के पास्ट के बारे में पता चले। तो ऐसे कौन सी चीज वो हिस्टोरियंस यूज करते हैं? पहली बात तो है सिक्के, जो यूज में आते थे। सिक्कों से काफी बार हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फिर होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होते हैं कभी पत्थरों के स्लैब जो होते हैं, पत्थरों पे कभी ऐसे ठोक ठोक के बनाया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कुछ, उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। दीवारों पे कभी ऐसे तोड़ तोड़ के लिखा हुआ होता है कुछ भी, उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। फिर है आर्किटेक्चर, जो कि बहुत सारे मंदिर बने हुए होते हैं, लोगों के घर किस तरह के थे, कम्युनिटी हॉल्स कैसे थे जहाँ पे लोग फेस्टिवल्स मनाते थे, प्रार्थना करने के लिए जाते थे, और भी किसी रीजन से कभी कोर्ट हो गया, वहाँ कैसे मिलते थे। तो जो भी उसके लिए आर्किटेक्चर यूज होता था, उससे भी काफी बार हिस्टोरियंस को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है। लास्टली टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या है? कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स जो कि राइटर्स, पोएट्स लिखते थे, हिस्टोरियंस जो दूसरे थे, पास्ट में थे, उनके द्वारा लिखे गए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, किताबें लिखी जाती थी, उससे भी पता चलता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, कई सालों से तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड से ही काम चल रहा था हिस्टोरियंस का। लेकिन यहाँ पे इस पीरियड में 700 से 750 के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट था पेपर का। पेपर एक्चुअली पहले से मिल रहा था, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव था पहले। एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगा था। लेकिन इस पीरियड में क्या हुआ ना, पेपर बहुत सस्ता होने लगा। पेपर सस्ता हो जाने की वजह से लोग ज्यादा लिखने लगे, ज्यादा मात्रा में धार्मिक ग्रंथ यानी होली टेक्स्ट बनाने लगे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स ज्यादा छपने लगे, यानी कि रूलर्स के बारे में लिखा जाने लगा। क्रॉनिकल्स वही होता है, पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखा जाना, उसको क्रॉनिकल्स कहते हैं, जो भी लिखा जाता है। फिर लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो संत लोग थे, धार्मिक लोग थे, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें होती थी वो काफी ज्यादा बताई जाने लगी, तो उसके लिए पेपर ज्यादा लगने लगा। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। पेटिशन क्या होता है ना, जब भी बहुत सारे लोग मिलके किसी हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट को लिखित में साइन करके कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, उस तरह की पिटिशंस जो थी उसके लिए पेपर और यूज होने लगा। अकाउंट्स यानी बही खाते, और टैक्स पर्पस यानी कर के लिए रजिस्टर्स चाहिए होते हैं। सरकार जो है या फिर आमतौर पर बिजनेसेस है, वहाँ खातों में पेपर यूज होता है, तो उसके लिए भी फिर ये यूज होने लगा। तो हुआ क्या बेसिकली, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर, उन सबसे कहीं ज्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत भारी मात्रा में मिलने लगे। तो हिस्टोरियंस के लिए उन पे डिपेंडेंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे ये किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते थे? ये अमीर लोग जो थे वो रखते थे, रूलर्स जो थे, जो कि राज करते थे, राजा महाराजा, ठीक है, वो लोग रखते थे। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, जो मठ होता है, विहार होता है, जहाँ पे लोग संत और साधु लोग रहते हैं, मंदिर होता है, वहां पे रखते थे ऐसे पेपर से बनाए हुए ग्रंथ। और लाइब्रेरीज जो होती हैं वहां पे भी बहुत सारी किताबें रखी जाने लगी। आर्काइव्स, आर्काइव का मतलब होता है ऐसा स्टोर रूम जहाँ पे कोई चीज रखी जाती है, तो एक बड़ी बड़ी किताबें वहां रखी जाती थी। तो हिस्टोरियंस के लिए इतने सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का
ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो ट्रैक रखने के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स आई टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की वजह से, जो भी कॉपी होती थी, कॉपी करते थे, जैसे आजकल तो हम प्रिंटर्स यूज कर लेते हैं या स्कैनर्स यूज कर लेते हैं किसी भी चीज की कॉपी बनाने के लिए। उस समय तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो उस समय क्या होता था, जो भी कॉपी का काम होता था, मान लीजिए किताबें छपनी है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है, तो उसे हाथ से कॉपी किया जाता था। तो हाथ से कॉपी करने में आपको भी पता है, अगर कोई आपके दोस्त से आपको होमवर्क कॉपी करना है या फिर क्लास वर्क आपका अधूरा रह गया, आपको कॉपी करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हैंड राइटिंग समझ नहीं आती या फिर कोई वर्ड है जिसकी स्पेलिंग या तो उधर गलत होती है या फिर हम गलती से हम उसे गलत लिख देते हैं। तो इस तरह की रीडिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी होने लगी। और ये जो मिस्टेक्स थी, ये साल दर साल बढ़ती ही गई, क्योंकि अगर आप किसी से गलत कॉपी करेंगे और आपसे अगर कोई कॉपी करेगा तो फिर वो और गलत कॉपी करेगा। तो इस तरह की मुश्किलें बढ़ती गई। तो जो हिस्टोरियंस है, उनके लिए पास्ट को समझने के लिए जो सोर्सेस थे, उनसे सही जानकारी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि आप हर किसी रिसोर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस तरह का एक किस्सा जो है अपनी बुक में भी गिवन है। बुक में क्या गिवन है कि जियाउद्दीन बरानी करके एक लेखक थे। उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, 1356 में। तो उसके उन्होंने लिख लिया। अब उसको उन्होंने उसी वर्जन का एक और नया इम्प्रूव वर्जन 2 साल बाद रिलीज किया। हिस्टोरियंस को उस जो पहले वाले वर्जन का पता ही 1960 में चला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुम हो गया था। तो हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ी तकलीफ या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस टेक्सचुअल रिकॉर्ड का भरोसा किया जाए, किसका नहीं किया जाए, किसको सही तरह से इंटरप्रेट करें, किसके कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये जो पीरियड था 700 से लेके 750 के बीच में, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए। टेक्नोलॉजी और खाने से रिलेटेड भी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हमारे भारत में, जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है खेती में जो पानी यूज होता है, हम पानी कहाँ से लाएंगे और कैसे लाएंगे, उससे रिलेटेड जो बातें होती है वो इरिगेशन के अंडर आती हैं। तो एक पर्शियन व्हील करके टेक्नोलॉजी थी, वो इस पीरियड में भारत में आई। फिर स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना, कपड़े बनाने के लिए मशीन, एक नई तरह की मशीन आई, स्पिनिंग व्हील, वो इसी समय में भारत में आई। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। फायर आर्म्स का मतलब होता है बंदूकें, तरह तरह की जो बंदूकें होती हैं, कॉम्बैट यानी लड़ाई, तो इसमें इस्तेमाल की जाने वाली नई नई बंदूकें आई। नए खाने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो आलू होता है, मक्का होता है, मिर्ची, चाय और कॉफी जैसी चीजें 700 से 1750 के पहले वाले पीरियड में भारत में थी ही नहीं। आजकल की जिंदगी में हम उसके बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें थी बाहर से हमारे भारत में आई है, पहली तो ये चीज थी। उसके बाद इस पीरियड में लोग ट्रैवल बहुत किए, भारत के बाहर से बहुत अंदर लोग आए, भारत के अंदर भी बहुत जगह लोग घूमे। किस लिए घूमना पड़ता था लोगों को? नई नई नौकरियों के लिए, खाना खाने के लिए, बिजनेस के लिए लोगों ने ट्रैवल बहुत किया, माइग्रेशन हुआ एक जगह से दूसरी ओर तक। इसकी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट जो हुआ भारत में वो था, लोग जो थे हाईलाइट में आए। कैसे? राजपूत जो थे, राजपूत आज हम कहेंगे तो भारत के गौरव है, वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गौरववान लोग माने जाते थे। ये बेसिकली रूलर्स थे, और इनके बारे में कई सारी गाथाएं और कई सारी कहानियां आपने सुनी होगी। महाराणा प्रताप जी, जिनके बारे में हम जानते हैं, राजस्थान के बहुत बड़े राजा थे। इनके साथ साथ और भी कई सारी जातियां, जैसे मराठास, सिख, जाट लोग, अहोम्स, कायस्थ, ये सब जो लोग थे, ये इंपॉर्टेंस में आए, जान पहचान बढ़ी इन लोगों की। और ये पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। पॉलिटिकली का मतलब जब भी कोई आदमी या कोई कास्ट या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो किसी एरिया के ऊपर राज करता है, तो हम उससे कहते हैं कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो गए ये लोग। आसपास के राज्य उन्हें जानने लगे। उसके बाद इस पीरियड में, स्पेसिफिक पीरियड में, जो जंगल थे, जंगल बहुत बहुत ज्यादा क्लियर हुए। क्लियर होने का मतलब जंगलों को हटाया। हटाया क्यों गया? ताकि हम अपने क्रॉप्स उगा सकें, अपने लिए खाना उगा सकते हैं। अब जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनको हटना पड़ा, क्योंकि काफी लोग अगर जंगल हटाएंगे तो उनका घर भी हट जाएगा। तो उनको हटाया, तो वो जो जंगल से रहने वाले लोग थे, वो भी शहरों और गाँव में आ गए। अब उन्हें भी घर चाहिए थे, वो वहां पे रहने लगे। उन्हें भी काम ढूंढना पड़ा, तो वो भी जंगल में रहने के बजाय घर हाथ से कुछ काम करना सीखे। कुछ लोग किसान बन गए। अब इसमें भी क्या हुआ, कुछ जो रीजन थे बहुत अच्छे से किसानी कर ली, अमीर भी बन गए।
कुछ लोगों के पास कम जमीन आई, कुछ के पास ज्यादा जमीन आई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ ना, सोसाइटी में एक क्या बोलते हैं, पार्टीशन टाइप हो गया। पार्टीशन इन द सेंस दैट कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। तो जिसको जैसा काम मिल रहा था, जो जैसा काम कर सकता था, वो वैसा करने लगा। तो लोग अपने काम की वजह से उन्हें जातियों में बांटने लगे। अगर मान लीजिए कोई जूते का काम कर रहा है, तो उसको उस जाति में कहने लगे, बांट दिया गया। कोई टेलर का काम कर रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई किसी चीज का। तो ऐसे बहुत तरह की जातियां बन गई। जाति ऐसे क्या होता है कि एक तो बड़ी कास्ट होती है, और कास्ट के नीचे बहुत अलग अलग तरह के अगर डिवीजन हो जाता है, तो उन्हें हम जाति कहते हैं। और ये जाति बेसिकली पावर में, रिसोर्सेज में और पॉपुलेशन के बेसिस पे पहचानी जाती है, कि किसी के पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा जमीन है, और जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो एक जाति कहलाएगी। दूसरा मान लीजिए अगर कोई दूसरा और काम कर रहा है, तो उसे कोई और जाति का नाम दिया जाएगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स 700 से 1750 के बीच में हुए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर के रेस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए 700 से लेके 1750 के बीच में। कई सारे रूलर्स जो थे अलग अलग, वो आए और राज करके चले गए। फॉर एग्जाम्पल चोलास जो थे, वो 800 में आए थे और 1279 में चले गए। तुगलक्स भी आए, फिर मुगल्स आए। ऐसे सबने राज किया और सब चले गए। तो ये किस पे राज करते थे? जो भारत जो था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो काफी सारे रीजन्स में बटा हुआ था, और हर रीजन की अपनी भाषा थी, अपने जोग्राफिकल फीचर्स थे। जैसे कहीं पहाड़ थे, कहीं नदियां थी, कहीं किनारे पे बसे हुए थे, कहीं पे रेगिस्तान था। अलग अलग रीजन्स पे इन रूलर्स का शासन था, या फिर वो वहां पे रूल करते थे। और ये जो स्टेट्स थे, रीजनल स्टेट्स जो कि बटे हुए थे, ये भी आपस में इंटरेक्ट करते थे। इसका मतलब कि वो आपस में काम भी करते थे, कभी आपस में झगड़े भी होते थे। जब ये नए नए रूलर्स आते थे, ये अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आते थे, नए नए खाने लेके आते थे, तौर तरीके लेके आते थे, नई नई भाषाएं लेके आते थे, और इन सब का असर एग्जिस्टिंग जो रीजन्स थे उन पे पड़ता था। और ये जो चोलास, तुगलक्स और मुगल्स, इनके बारे में हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं। अब जो ये रूलर्स थे वो आए, और जो एग्जिस्टिंग रीजन्स थे उन पे शासन किया। तो इन दोनों का जो कल्चर था वो मिक्स हुआ। जब कल्चर्स मिलते हैं तो नई चीजें बनती हैं, जैसे रहने का, रहन सहन का ढंग, नई नई डिशेस बनती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बनती हैं, नए नए ग्रुप ऑफ पीपल बनते हैं, ये सब चीजें हुई। लेकिन जब लास्ट जो रूलर्स थे मुगल्स, उनके बाद तो ब्रिटिश राज आ गया। तो जब ये लास्ट रूलर्स चले गए, उसके बाद हमें ये दिखा कि जो रीजन्स बचे थे उनमें काफी सारे गुण जो थे वो मुगल्स, तुगलक्स और चोलास उनके भी आ गए। रहन सहन बदल चुका था, ठीक है, और कपड़े बदल गए, भाषाएं काफी बदल गई थी। लेकिन स्टिल फिर भी बहुत सारे रीजन्स ने अपनी जो ओरिजिनलिटी थी वो बचा के रखी। काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे यूनिक। जैसे हम मान सकते हैं कि भाषाएं जो थी पूरी तरह से चेंज नहीं हुई। वो ईयर 700 से पहले से जो थी वो अभी भी कंटिन्यू होती रही। अगला जो पार्ट है वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स मतलब पुराने धर्म और नए धर्म, ये कैसे हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। जो 700 से 750 के बीच में बहुत सारी नई कम्युनिटीज बनी, जो कि पुरानी कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट की। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि मान लीजिए जाति हो गई, कोई धर्म, कोई किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी हो गई, ठीक है। कोई कहीं पे रह रहा है तो वो एक कम्युनिटी हो गई। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट एंड ईस्ट, तो अलग अलग तरह की कम्युनिटीज थी। उस समय में क्या हुआ ना, जो राजा महाराजा थे वो मंदिर बनाने पे बहुत ही फोकस करने लगे। जो रॉयल फैमिलीज थी उन्होंने ब्राह्मण लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी शुरू की, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग थे वो संस्कृत को बहुत अच्छे से जानते थे। जो भी हमारे हिंदू कल्चर में जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखे हुए हैं। ब्राह्मण जो लोग थे वो इन्हें पढ़ पाते थे, और इनके अकॉर्डिंग कई सारे यज्ञ करवाते थे, हवन करवाते थे। तो राजा महाराजाओं को इन सब की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इन सब को करने से ब्राह्मण लोग भी कहते थे, और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे वो भी कहते थे कि आप यज्ञ करवाते तो आप हमें कीर्ति मिलती है, हमारे राज्य में बढ़ोतरी होती है, हमें बहुत ही प्रोग्रेस होती है। तो सब राजाओं को ये चाहिए था।
तो ब्राह्मणों की जो थी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इसी के साथ ही जैसे नए नए रूलर्स आए, जैसे तुगलक थे, मुगल्स थे, तो इसके साथ ही वो अपना रिलीजन लेके आए। उनका रिलीजन था इस्लाम का। इस्लाम में क्या होता है, उनकी जो होली बुक है, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, उसे वो कुरान कहते हैं। और कुरान में जो अल्लाह है, अल्लाह उनके सबसे सुप्रीम गॉड है। उनकी ही टीचिंग्स इस्लाम को फॉलो करने वाले मानते हैं। इसमें भी क्या है, इस्लाम में भी बहुत सारे अलग अलग तरह इंटरप्रिटेशंस है। जैसे हम अगर आज भगवत गीता उठा लेते हैं, तो कोई धर्म गुरु इसे किसी और तरीके से बताएगा, दूसरा आदमी किसी और तरीके से बताएगा। तो इस्लाम में भी इस तरह की चीजें थी। तो बेसिकली इसमें दो गुट थे, दो स्कूल्स ऑफ लॉ थे। पहला था शिया मुस्लिम्स, जो कि मानते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके जो सन इन लॉ थे अली, वो ही लेजिटिमेट लीडर थे इस्लाम के। लेजिटिमेट मतलब जिनकी अथॉरिटी है, जो कि सच्चे लीडर हैं। वहीं दूसरी ओर सुन्नी मुस्लिम्स जो थे, वो ये मानते थे कि जो उनके खलीफास थे, खलीफा कौन थे, जो कि कुरान या फिर दूसरे टेक्स्ट इस्लाम से रिलेटेड उनको पढ़ के लोगों को ज्ञान देते थे, उनको समझाते थे। तो जो खलीफास थे, जो कि पढ़ के समझाते थे, वो ही उनके लीडर हैं। सुन्नी मुस्लिम्स ये मानते थे। खलीफास भी नए नए आते थे। कोई बूढ़ा हो जाता है तो अपने किसी यंग को सिखा के जाता है, फिर वो भी आगे किसी और को सिखाते हैं। तो ऐसे खलीफास को वो अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। तो विद इन इस्लाम भी अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ थे, अलग अलग थॉट्स थी, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थे। धर्म से रिलेटेड जो चेंजेस थे, वो इस तरह से हुए 700 से 1750 के बीच में। इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है, वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को बहुत ही सिंपल तरीके से बांटा था कि पहले हिंदू राज था, फिर मुस्लिम लोगों ने राज किया, फिर हमने राज किया। मतलब ब्रिटिश लोगों ने अपने अपने लिए कह रहे थे कि हमने राज किया। लेकिन जो जो डिवीजन है हमारी हिस्ट्री का, कि हिंदू फिर मुस्लिम फिर ब्रिटिश, ये बहुत ही सिंपल डिवीजन है। इससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मालूम नहीं पड़ती। ब्रिटिश लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी। जैसे कि उन्होंने किसे डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब मिस कर दिया, इकोनॉमी के। हर पीरियड की अपनी इकोनॉमी थी, अपने पैसे बनाने के तरीके थे, किस तरह का व्यापार होता था उसे इग्नोर किया। सोसाइटी को उन्होंने इग्नोर किया, किस तरह के लोग थे, किस तरह के कम्युनिटीज थी, कैसे लोगों में स्टेटस और पावर बटी हुई थी, वो उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कल्चर को इग्नोर किया। ठीक है कि बहुत भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे भारत में, उन्होंने उसे इग्नोर किया। लेकिन जो आजकल के हिस्टोरियंस हैं, जो आज पढ़ाई करते हैं, जो आज देखते हैं कि एक्चुअल में हिस्ट्री कैसी थी, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो मिडिवल हिस्ट्री हमारी, हम जहाँ जो इस बुक में पढ़ रहे हैं 700 से 750 के बीच में, उन्होंने इसे इंपॉर्टेंट दी, किसे, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर को। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि जब भी हम मॉडर्न और पुराने पीरियड को कंपेयर करते हैं, तो हम ये गलत धारणा लेके चल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड में सब कुछ है, मॉडर्न पीरियड में इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, पुराने पीरियड में ऐसा था नहीं। जबकि ये गलत है। एक्चुअली मिडिवल पीरियड, जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी काफी एडवांस था। लेकिन क्योंकि हम इसको नाम दे देते हैं मॉडर्न और मिडिवल, इससे गलत धारणाएं भी पैदा हो सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये थी कि 700 से 750 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए, जो भी हमने सारे चेंजेस देखे, नए लोग आए, नए लोग रहे, कल्चरल चेंजेस आए, ट्रेडिशंस मिले, नए नए रिलीजन्स आए। ठीक है, उससे क्या हुआ कि हमारे भारत देश में काफी काफी रीजन्स में प्रॉस्पेरिटी आई, काफी लोग अमीर बने, वेल्दी बने। ठीक है, तो और व्यापार भी बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ ना कि जो देश के जो बाहर के लोग हैं, मोर स्पेसिफिकली यूरोपियन लोग, जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे, उनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ने लगा। 750 से पहले तक तो ब्रिटिशर्स थे नहीं, लेकिन क्योंकि अब ये भारत बहुत प्रोग्रेस करने लगा था, तो उनका भी ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हुआ। वो क्या करना चाहते थे, हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते थे। जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हम पे राज किया, वो भी एकदम रूलर की तरह नहीं आए थे, वो भी एक्चुअली यहाँ पे बिजनेस करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे एक्चुअली बिजनेस करने आई थी। तो उन्होंने पहले अपना व्यापार बढ़ाया, फिर अपना शासन बढ़ाया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंक्लूड होता है। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं कि हमने यहाँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पहले इंट्रोडक्शन में ये देखा कि किस तरह सिर्फ 600 साल के इंतराल में ही जो भारत की जो नॉलेज थी कि भारत देश बना किससे है, यहाँ पे क्या क्या लोकेशंस है, वो कितनी अलग थी, कितनी इंफॉर्मेशन जो थी मैप 1 और मैप 2 में डिफरेंट थी। उसके बाद हमने देखा कि
न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जो भाषाएं थी, जो शब्द जो यूज करते थे, उनका पहले के क्या मीनिंग था और अब क्या मीनिंग है, कितना चेंज हो गया। फिर हमने देखा कि हिस्टोरियंस और एंड देयर सोर्सेज, जो वो सोर्सेज यूज लेते हैं जिससे हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, पहले किन चीज़ों पे वो रिलाई करते थे, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। लेकिन बाद में क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ने लगे तो उन पे ही रिलाई करने लगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि कॉपी करते थे तो उसमें बहुत सारे एरर आते थे। तो हिस्टोरियंस को बहुत ही ध्यान लगा के उनका कंटेक्स्ट समझ के फिर ही पढ़ना होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस पीरियड में लोग काफ़ी ट्रैवल किए भारत के अंदर, बाहर, भारत के बाहर से भी बहुत सारे जंगल काटने पड़े। जंगल के लोग हमारे शहरों में आए, विलेजेस में आए, वो अलग अलग तरह के काम करने लगे, जातियां बनने लगी, राजपूत हो गए, मराठास हो गए, सिख, जाट, अहोम्स, कायस, ये सब लोग बहुत प्रोमिनेंट हुए उस इस पीरियड में। उसके बाद हमने देखा कि रीजन एंड एम्पायर, किस तरह से लोग अलग अलग रूलर्स आए थे, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा हमारे कल्चर पे, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, कौन सा धर्म था, किस तरह से इस्लाम हमारे भारत में आया, और इस्लाम के कौन से दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो हमने देखे। और लास्टली अपन ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया, उसमें क्या गलती थी, और इस अभी आज के टाइम में हिस्टोरियंस ने उसे किस तरह से ठीक किया है, किन चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं, ये चीज़ें हमने अब देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। ये जो प्रेजेंटेशन है मैं आपको लिंक में बता दूंगा कि आप ये इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप बाद में वापस देख सकते हैं। एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जब भी ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप भी अपनी नोटबुक में लेके ये नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। आप ट्रैक रख पाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस हेडिंग के अंदर क्या पढ़ रहा हूँ। आपको याद करने में आसानी होगी, रिकॉल करने में आसानी होगी। बाकी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।